Hello guys, welcome to my YouTube channel AIF with Ravi Masrani. Today we will discuss about गिफ्ट सिटी। गिफ्ट सिटी की कैटेगरीज समझेंगे, इन्वेस्टर्स को क्या बेनिफिट मिला गिफ्ट सिटी EIF फंड्स में वो समझेंगे, कुछ सालों का EIF फंड्स का डेटा समझेंगे, कहाँ पे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो रहा है, क्यों हो रहा है, वो सब समझेंगे। कुछ एग्जांपल्स लेंगे कि गिफ्ट सिटी EIF फंड्स कैसे वर्क करेंगे, टैक्सेशन वगैरह, चार्जेस वगैरह क्या होंगे। सो अब स्टार्ट करेंगे गिफ्ट सिटी के पर्पस से। फुल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन मेक्स इजी। जैसे यूएसए और कनाडा के एनआरआई इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते थे इंडियन एआईएफ्स में, मोस्ट ऑफ एआईएफ फंड्स में, जो कि आप गिफ्ट सिटी थ्रू इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और जो रेसिडेंट्स है वो ग्लोबल इन्वेस्टमेंट ज़्यादा नहीं कर पाते थे बिकॉज ऑफ डाइवर्सिफिकेशन रूल्स, और वो भी गिफ्ट सिटी थ्रू आप कर सकोगे बिकॉज देर इज़ नो डाइवर्सिफिकेशन रूल्स इन गिफ्ट सिटी एआईएफ फंड्स। मोर फ्लेक्सिबिलिटी, लाइक अगर आप एनआरआई हो और आप गिफ्ट सिटी एफ थ्रू इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आपको आईटीआर फाइलिंग करने की ज़रूरत नहीं है, आपको पान कार्ड आधार कार्ड की ज़रूरत नहीं है। आप अपने फॉरेन बैंक अकाउंट थ्रू इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अगर आपकी इनकम सिर्फ गिफ्ट सिटीज़ है तो आपको आईटीआर फाइलिंग करने की ज़रूरत नहीं है। कॉस्ट इफेक्टिव, जैसे गिफ्ट सिटी में देर इज़ नो जीएसटी, एसटीटी, सीटीटी, स्टैम्प ड्यूटी, ये सब कुछ नहीं है। एंड टैक्स बेनिफिट्स फॉर फंड मैनेजर्स, अभी बजट में अनाउंसमेंट हुई, पहले 10 साल का टैक्स हॉलिडे था, 10 आफ्टर 15 ईयर्स, अभी बढ़ाकर 20 ईयर्स का कर दिया है गवर्नमेंट ने। और कौन कौन सी इंडस्ट्री काम करेगी, बैंकिंग, इंश्योरेंस, एसेट मैनेजमेंट, कैपिटल मार्केट एंड मैनी मोर, लाइक एयरक्राफ्ट लीजिंग बिजनेस, ग्लोबल यूनिवर्सिटीज एंड अदर बिजनेसेस। एंड बेस्ट पार्ट इज वी हैव यूनिफाइड रेगुलेटर, IFSCA, इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विस सेंटर अथॉरिटी। गिफ्ट सिटी में दो कैटेगरी है, इनबाउंड फंड और आउटबाउंड फंड। इनबाउंड फंड इज क्रिएटेड फॉर ग्लोबल इन्वेस्टर who want to invest in इंडियन एसेट क्लास। जैसे एक फंड है जैसे ABC इक्विटी अपॉर्चुनिटी फंड, जो कि लॉन्ग ओनली फंड है कैटेगरी 3 का। तो ये लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे भी रजिस्टर करेंगे गिफ्ट सिटी में और डोमेस्टिक में भी रजिस्टर करेंगे। अगर कोई रेसिडेंट को इन्वेस्टमेंट करना है तो वो गिफ्ट सिटी थ्रू इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, उनको इन्वेस्टमेंट करना होगा डोमेस्टिक थ्रू। अगर कोई एनआरआई है जैसे यूएसए, कनाडा, जर्मनी, कहीं भी, तो वो लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं गिफ्ट सिटी थ्रू। तो ये बात हो गई इनबाउंड फंड की। आउटबाउंड फंड इज क्रिएटेड फॉर ग्लोबल इन्वेस्टमेंट्स। एबीसी फंड का ही एग्जांपल है, एबीसी ग्लोबल अपॉर्चुनिटी फंड। तो उसमें एनआरआई भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और रेसिडेंट भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब कुछ डेटा समझते कुछ सालों का EIF फंड्स का। जैसे 2016 में म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट था HNS का 68%, PMS में 27% और EIF में 45% था, जो कि 2024 में म्यूचुअल फंड में डिक्रीज हुआ है और हो गए 59%। PMS में भी डिक्रीज हुआ है 24% और EIF में इंक्रीज हुआ है 16%। और भी नंबर्स हम देखते हैं, जैसे 2019 में 3 लाख करोड़ के आसपास कमिटमेंट्स थी EIF में, जो कि 2026 तक 15 लाख करोड़ तक हो चुकी है। अब कहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो रहा है वो समझते हैं। EIF में मोस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट हो रहा है कैटेगरी 2 में। उसका रीज़न में समझेंगे, डिटेल में समझेंगे। वो जो इंडिविजुअल HNIs है उसका ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है कैटेगरी 3 में, और इंस्टीट्यूशंस का इन्वेस्टमेंट है सबसे ज़्यादा कैटेगरी 2 में। आप देख रहे हो 74% इन्वेस्टमेंट हो रहा है कैटेगरी 2 में, 19% इन्वेस्टमेंट हो रहा है कैटेगरी 3 में और 5-6% है कैटेगरी 1 में। कैटेगरी 2 में इतना इन्वेस्टमेंट क्यों हो रहा है वो समझते हैं। अब बात करते हैं कैटेगरी 3 में कौन कौन से फंड्स हैं, लॉन्ग शॉर्ट एंड लॉन्ग ओनली। EIF इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा फंड्स लॉन्ग ओनली फंड्स, मोर देन 50%।
फिर भी इनसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कैटेगरी 2 में हो रहा है। इनका रीज़न है एचएनआईज को चाहिए डाइवर्सिफिकेशन एंड लो कोरिलेशन टू द मार्केट, क्योंकि उनका ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट डायरेक्ट इक्विटी में पहले से है ही, तो उनको चाहिए डाइवर्सिफिकेशन। और सिर्फ डाइवर्सिफाई नहीं करना है इन्वेस्टमेंट, और भी कुछ रीजन है, मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। इट डजेंट मीन कि इस सब फंड में रिस्क नहीं है, इन सब फंड में रिस्क है, वो भी हम समझेंगे। जैसे हम स्टार्ट करेंगे प्राइवेट इक्विटी फंड्स से। प्राइवेट इक्विटी फंड्स इन्वेस्ट इन अनलिस्टेड स्पेस। अनलिस्टेड शेयर्स की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जो इजीली अवेलेबल होते हैं मार्केट में। अनलिस्टेड कंपनीज की बात कर रहा हूँ। जो पी फंड्स इन्वेस्टमेंट करते हैं कंपनीज में, उनके शेयर्स आपको कहीं पे भी अवेलेबल नहीं होंगे। अनलिस्टेड स्पेस में इन्वेस्टमेंट करने का बेनिफिट ये है कि एक तो आपका लो कोरिलेशन विथ मार्केट, तो ये रिस्क आपका कम हो गया। दूसरा, प्राइवेट इक्विटी फंड्स को चाहिए ग्रोथ कंपनीज विथ लोअर वैल्यूएशन, जो कि मार्केट में लो पी बोल सकते हो, लो पी कंपनीज विथ हाई ग्रोथ, वो मार्केट में मिलना थोड़ा मुश्किल है। एंड कंट्रोल, अगर आप लॉन्ग ओनली फंड्स में इन्वेस्टमेंट करते हो तो मार्केट डिपेंडेंसी बढ़ जाएगी कि मार्केट आपको क्या रिवॉर्ड कर रहा है। यहाँ पे इस चीज में कंपनीज का और प्राइवेट इक्विटी फंड्स का कंट्रोल रहेगा कि उनको किस वैल्यूएशन के ऊपर आईपीओ लाना है। अगर मार्केट का सेंटिमेंट खराब है तो वो लोग 1-2 साल बाद आईपीओ लाएंगे, जब मार्केट स्टेबल हो जाए। एंड प्राइवेट इक्विटी फंड्स का कंट्रोल रहता है कंपनी में, जो कि पॉसिबल है ही नहीं लॉन्ग ओनली फंड्स में या म्यूचुअल फंड में या डायरेक्ट इक्विटी में। जैसे अगर किसी कंपनी को नई प्रोडक्ट लॉन्च करनी है तो पी का अप्रूवल चाहिए, प्राइवेट इक्विटी फंड्स का अप्रूवल चाहिए, फंड मैनेजर का। अगर नई जियोग्राफी एक्सप्लोर करनी है तो भी अप्रूवल चाहिए, बड़ा डेट लेना है, बड़ी हायरिंग करनी है, ये सब में अप्रूवल्स चाहिए। तो कंपनी में कंट्रोल भी रहता है, और हाई ग्रोथ, लो पी एंड लो मार्केट रिस्क, ये सब मिलता है, तभी प्राइवेट इक्विटी में इन्वेस्टमेंट हो रहा है। अब बात करते हैं रिस्क की। रिस्क क्या है इसमें? बिगेस्ट रिस्क इज इन्वेस्टमेंट आर इन लिक्विड। आप तो क्या फंड मैनेजर भी नहीं बेच पाएंगे शेयर्स, क्योंकि लिस्टेड ही नहीं है, अनलिस्टेड स्पेस है। तो ये सबसे बड़ा रिस्क है इसमें। अब बात करते हैं रियल एस्टेट फंड्स की। रियल एस्टेट फंड्स ग्रेट डाइवर्सिफिकेशन, लो कोरिलेशन विथ मार्केट। एंड रियल एस्टेट फंड्स का कॉन्सेप्ट क्या होता है? वो लोग प्रॉपर्टीज बाय करते हैं, रेडी कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टीज विथ लेवरेज। जो भी रियल एस्टेट फंड्स रियल एस्टेट के बिजनेस में, उनको पता होगा कि रियल एस्टेट में लेवरेज से ही पैसा बनता है। तो वो लोग लेवरेज लेके प्रॉपर्टी बाय कर दे और उसको रेंट पे दे दे, और कुछ साल बाद एग्जिट ले दे, सेकेंडरी बाय आउट और रिट्स थ्रू। इसके ऊपर हम स्पेशल वीडियो बनाएंगे। एक और इंटरेस्टिंग फंड्स है स्पेशल सिचुएशन स्ट्रेटेजी, डेट प्लस इक्विटी। हमने इसके ऊपर भी एक स्पेशल वीडियो बनाया हुआ है। इसमें 70-80% इनकम आपकी डेट से आती है और रेस्ट इज 20% इक्विटी से। तो ये लोग इन्वेस्टमेंट ने डेट देते हैं टर्न अराउंड स्टोरी में विथ इक्विटी एक्सपोजर। एंड अदर स्पेशल सिचुएशंस भी होते हैं, हमने वीडियो में कुछ एग्जांपल्स भी दिए थे। तो अगर टर्न अराउंड स्टोरी में इन्वेस्टमेंट हो रहा है तो इट्स अ हाई रिस्क की इन्वेस्टमेंट। तो ये लोग क्या करते हैं, एसेट हेवी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं। जैसे 100 करोड़ का डेट देना है तो 130 करोड़ की आपके पास प्रॉपर्टी होनी चाहिए, जो वो लोग मॉर्गेज में लेंगे। एंड एक डील में 3 से 4% से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, सो डाइवर्सिफाई करेंगे जिससे रिस्क रिड्यूस हो सके। अब बात करते हैं लॉन्ग शॉर्ट फंड की। लॉन्ग शॉर्ट फंड they use derivatives for reduce risk। एक मीथ है लॉन्ग शॉर्ट फंड को लेके कि लॉन्ग शॉर्ट फंड में डेरिवेटिव यूज होगा रिटर्न, हायर रिटर्न जनरेट करने के लिए। ऐसा है नहीं। लॉन्ग शॉर्ट फंड बने कंसिस्टेंट परफॉर्म करने के लिए।
सपोज जैसे मार्केट में वन में रैली चल रही है तो लॉन्ग शॉर्ट फंड अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे, और अगर मार्केट साइडवेज है तो उसमें लॉन्ग शॉर्ट फंड आउट परफॉर्म कर सकते हैं मार्केट को। सेंटिमेंट अगर खराब रहा उसमें भी परफॉर्म अच्छा कर सकते हैं। सो लॉन्ग शॉर्ट फंड बने कंसिस्टेंट परफॉर्म करने के लिए। बट हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि लॉन्ग शॉर्ट फंड में टैक्सेशन बहुत ज़्यादा है। जैसे आप रेसिडेंट इन्वेस्टर हो तो आपको डेरिवेटिव्स में 40% प्लस टैक्स देना होगा, क्योंकि लॉन्ग शॉर्ट फंड कैटेगरी 3 का फंड है। तो उसमें जो टैक्स होगा वो फंड लेवल के ऊपर होगा। जो भी आपको रिडीम्शन मिलेगा उस वो टैक्स पेड होगा। सो देर इज दिस इज अ डिसएडवांटेज फॉर रेसिडेंट इन्वेस्टर। बट अगर कोई एनआरआई है वो गिफ्ट सिटी फंड थ्रू इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो डेरिवेटिव्स में टैक्स नहीं है, और आपको जो आपकी कंट्री में जो टैक्स होगा डेरिवेटिव्स में वो आपको पे करना होगा। इंफ्रा एंड पावर फंड्स भी होते हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर में और पावर प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं। और पी फंड, रियल एस्टेट फंड, स्पेशल सिचुएशन फंड, इंफ्रा फंड में इन्वेस्टमेंट में एक बेनिफिट ये है कि आपको एक साथ पैसा नहीं देना होगा। जैसे प्राइवेट इक्विटी फंड में आपको 2 साल जितना पीरियड मिल जाता है पैसा देने के लिए, स्पेशल सिचुएशन में 2-3 साल, लॉन्ग शॉर्ट फंड में आपको एक साथ पैसा देना होगा, रियल एस्टेट फंड में आपको टाइम पीरियड मिल जाएगा 2-3 साल का, इंफ्रा फंड में भी 2-3 साल का टाइम पीरियड मिल जाएगा। और लॉन्ग ओनली फंड एंड लॉन्ग शॉर्ट फंड में आपको एक साथ पैसा देना होगा। एंड आई रिक्वेस्ट टू ऑल व्यूअर्स, अगर आपको वीडियो थोड़ा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अभी कर दीजिए, वो बाद में आप भूल जाओगे। अगर आपको किसी गिफ्ट सिटी फंड की या डोमेस्टिक फंड की पीपीटी चाहिए तो आप इस ईमेल आईडी पे ईमेल कर सकते हो। अगर आपको कोई भी क्वेरी है एआईएफ या गिफ्ट सिटी के रिगार्डिंग तो भी आप इस ईमेल आईडी पे ईमेल कर सकते हो। गिफ्ट सिटी एआईएफ फंड में इन्वेस्टर को क्या बेनिफिट मिला? मोर फ्लेक्सिबिलिटी एंड लेस डाइवर्सिफिकेशन रूल। जैसे हमने बात की, आप ग्लोबल इन्वेस्टमेंट कर सकते हो गिफ्ट सिटी एआईएफ थ्रू। नो जीएसटी, नो एसटीटी, नो सीटीटी, नो स्टैम्प ड्यूटी। अगर आप एनआरआई हो और आपकी इनकम सिर्फ गिफ्ट सिटी से है तो आपको आईटीआर फाइलिंग करने की ज़रूरत नहीं है। नो आधार कार्ड, नो पान कार्ड। आप अपने फॉरेन बैंक अकाउंट थ्रू इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और नो इनकम टैक्स फॉर फंड मैनेजर फॉर 20 ईयर्स। अब एक एग्जाम्पल लेके एनआरआई के लिए, अगर आप रेसिडेंट इन्वेस्टर हो तो आप वीडियो स्किप कर सकते हो। जैसे आप अगर यूएसए से हो और आपको इन्वेस्टमेंट करना है एबीसी प्राइवेट इक्विटी फंड में जो कि कैटेगरी 2 का एएफ फंड है, तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट रहेगा $150,000। पेमेंट टर्म्स होगा 1.5 से 2 साल फॉर एग्जांपल, होल्डिंग पीरियड 5-6 साल, और मैनेजमेंट फीस 2%। अगर आप डोमेस्टिक फंड में इन्वेस्टमेंट करोगे तो 2% के ऊपर जीएसटी चार्ज होगा 18%, जो कि गिफ्ट सिटी में नहीं है। तो आपका वो एक बेनिफिट हो गया 0.36% आपका कॉस्ट बेनिफिट। परफॉर्मेंस फी 20%, हर्डल रेट 15%, एंड मोस्ट ऑफ टैक्सेशन इज एलटीसीजी। और वो भी आपको अपने कंट्री में पे करना है, यहाँ पे पे नहीं करना है, क्योंकि कैटेगरी 2 में जो भी टैक्सेशन होगा वो पास थ्रू टैक्सेशन होगा। सपोज आप कैटेगरी 3 में लॉन्ग ओनली फंड में इन्वेस्टमेंट करोगे तो उसमें तो टैक्स पेड मनी मिलेगा आपको, बट फंड मैनेजर आपको फॉर्म K1 इश्यू करेंगे जो कि आपको हेल्प करेगा यूएसए में आईटीआर फाइलिंग करने में, टैक्स फाइलिंग करने में। आप जो इन्वेस्टमेंट करोगे वो डॉलर में इन्वेस्टमेंट होगा, एंड जो भी रिडीम्शन मिलेगा वो भी डॉलर में मिलेगा। और इसमें एक बेनिफिट ये है कि जो कॉस्ट बेनिफिट हुआ गिफ्ट सिटी में, लाइक नो जीएसटी, नो एसटीटी, नो सीटीटी, नो स्टैम्प ड्यूटी, तो आपका जो फॉरेक्स ट्रांजेक्शन कॉस्ट था, जो बैंकिंग चार्जेस लगते थे, वो सेट हो जाना चाहिए उसके साथ। एंड हाँ, एक मिथ भी है गिफ्ट सिटी को लेकर कि जो भी रिटर्न जनरेट होगा वो डॉलर टर्म्स में होगा। ऐसा नहीं है। जैसे आप किसी प्राइवेट इक्विटी फंड में इन्वेस्टमेंट करोगे तो आप डॉलर में पैसा दोगे, वो लोग आईएनआर में कन्वर्ट करेंगे, आईएनआर में किसी कंपनी में स्टेक लेंगे,
और जब भी रिडीम्शन होगा वो INR से डॉलर में कन्वर्ट करके आपको पैसा वापस देंगे। सो करेंसी रिस्क स्टिल है। ओके, सो हम समरी चेक कर लेते हैं हमने क्या क्या बात की इस वीडियो में। गिफ्ट सिटी के बारे में बात की, गिफ्ट सिटी के पर्पस, इंडस्ट्रीज, गिफ्ट सिटी की कैटेगरीज, HNS का डेटा, इंस्टीट्यूशंस का डेटा और कुछ फंड्स के बारे में बात की, कहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो रहा है, क्यों हो रहा है, एंड AI फंड्स में क्या बेनिफिट मिला गिफ्ट सिटी थ्रू इन्वेस्टर्स को। एक एग्जांपल लिया हमने NRIs के लिए। सो थैंक यू गाइज वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आपको कोई क्वेरी है AI फंड, गिफ्ट सिटी फंड के रिगार्डिंग, तो आप इस ईमेल ID पे ईमेल कीजिए। अगर आपको किसी फंड की PPT चाहिए तो आप इस ईमेल ID पे ईमेल कर सकते हो। ओके, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।